नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित साहित्य शास्त्र का भाग 7 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रीत सिद्धांत की। तो ये हमारा काव्य शास्त्र का टॉपिक चल रहा है, इकाई 3। तो अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कर लें। प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लासों से संबंधित वीडियो प्राप्त हो जाएंगे और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी क्लासेस होती हैं उनसे संबंधित पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पर प्राप्त हो जाती है संडे में। तो आप अगर प्रीवियस वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं, वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो संबंधित है रीत से। तो रीत का अर्थ सबसे पहले हम देखेंगे, रीत का अर्थ क्या होता है और उसका स्वरूप क्या होता है। तो रीत शब्द जो है वो रीत शब्द धातु से ऋण प्रत्यय के योग से मिलकर बना है, इसकी व्युत्पत्ति हुई है। और रीत का कोशगत अर्थ अगर हम देखें तो गति, मार्ग, प्रस्थान, पंथ, ये पद्धति, प्रणाली या विधि, ये सब होता है। तो इनका जो अर्थ है इसके आधार पर हम देखें तो इनका यही अर्थ है कि मार्ग, पंथ, गति, शैली। लेकिन काव्य शास्त्र में रीत शब्द का प्रयोग विशिष्ट पद रचना के लिए हुआ है। तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि विशिष्ट पद रचना प्रकार के लिए इसका प्रयोग हुआ है। और कुछ हम यहाँ पे देखें जैसे विशिष्ट पद रचना रीत ही, तो ये आचार्य बामन जी की परिभाषा है और बामन जी ही रीत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और रीत संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। तो रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य बामन जी हैं और इन्होंने परिभाषा दी थी कि विशिष्ट पद रचना रीत है, यानी विशिष्ट पद रचना को रीत कहा जाता है। और उन्होंने एक और कहा था कि विशेषो गुणात्मा, यानी जो गुणों से संपन्न है, जो गुणों से संपन्न है वो विशिष्ट पद रचना है। और इससे हमें स्पष्ट यही हो रहा है कि काव्य में विशिष्टता का समावेश गुणों से ही होता है। और गुणों की परिभाषा पर भी बहुत सारी सूक्तियाँ लिखी गई, उक्तियाँ लिखी गई, जैसे काव्य शोभाए कर्तारो धर्मः गुणा, यानी काव्य में के शोभा कारक यानी शोभा बढ़ाने वाले, शोभा करने वाले गुण धर्म गुण कहलाते हैं। और गुणों से आप समझना चाहें तो गुणों से तात्पर्य ये होगा कि काव्य गुण यानी ओज, प्रसाद, माधुर्य, आगे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं तो इन्हीं से होगा। और गुण शब्दगत भी होते हैं, अर्थगत भी होते हैं। और रीत संप्रदाय का पूर्व वृत्त अगर देखें तो उससे पहले परिभाषा एक बार फिर से समझ लेते हैं कि शब्दगत और अर्थगत सौंदर्य से संपन्न पद योजना रीत है। तो अब देखते हैं रीत संप्रदाय का पूर्व व्रत। तो यद्यपि रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य बामन 8वीं सदी से माने जाते हैं, लेकिन रीत विवेचन की परंपरा उससे पहले की है और उससे पहले भी इस पर जो ग्रंथ लिखे गए तो उसमें इसका वर्णन किया गया था। जैसे भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा था जिसमें उन्होंने 4 वृत्तियां दी थी, आवंती, दक्षिणात्या, अर्धमागधी और पांचाली, इसका उल्लेख किया था। और रीत के उद्भव विकास से उनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रेरणा ग्रहण की गई है, ऐसा माना जाता है। और बाणभट्ट जी ने भी हर्षचरित में कुछ इसका वर्णन किया है, जैसे कि उन्होंने हर्षचरित जो उनकी रचना थी उसमें भारत के अलग अलग भागों की साहित्यिक विशेषताओं का उन्होंने उसमें उल्लेख किया था। और जैसे उत्तर भारत के लोग श्लेष को उनका कहना था और पश्चिम भाग के लोग अर्थ गौरव को, दक्षिण भारत के लोग उत्प्रेक्षा को और गौड़ देश यानी पूर्व भारत जो है वहाँ के लोग आडंबर को अधिक महत्व देते हैं, ऐसा उसमें कहा गया था हर्षचरित में। और इसका अर्थ यही हुआ कि बाणभट्ट के समय भारतवर्ष के में भी 4 काव्य पद्धतियाँ प्रचलित थीं। तो काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में सर्वप्रथम भामन ने काव्य अलंकार में रीत विवेचन किया है। उन्होंने रीत शब्द का प्रयोग मार्ग या पंथ के अर्थ में किया है। विद्याधर्वी शब्द को उत्कृष्ट, गौड़ी काव्य को निकृष्ट मानने वालों को बुद्धहीन कहते हैं।
तो हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि ये वैदर्भी कौन से हैं, गौड़ी कौन से हैं। तो भामा के समय में 2 काव्य रीतियाँ थी, वैदर्भी गौड़ी। जैसे पहले 4 थी लेकिन इस समय पे 2 थी, वैदर्भी और गौड़ी। तो ये 2 काव्य रीतियाँ हैं। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि 2 समय थी। तो उस समय तक वैदर्भी को गौड़ी से श्रेष्ठ माना जाता था, लेकिन भामा इससे सहमत थे ही नहीं। तो वो कहते थे कि अलंकार युक्त, अर्थवान, न्याय संगत और अनाकूल काव्य को वो श्रेष्ठ मानते थे। तो दंडी जी ने भी अपने काव्यदर्श में इसका रीत का व्यवस्थित विवेचन किया है। जैसा हमने हमेशा से बात करते आ रहे हैं कि सभी विद्वानों ने एक दूसरे के संप्रदाय से, सिद्धांत से संबंधित कुछ न कुछ अपने मत दिए हैं। तो दंडी जी ने भी रीत का व्यवस्थित विवेचन किया था काव्यदर्श में। तो उनके अनुसार वाणी के अनेक मार्ग हैं जिनमें परस्पर सूक्ष्म अंतर है। तो वाणी के अनेक मार्ग उन्होंने माने हैं और वैदर्भी और गौड़ी में अंतर भी उन्होंने स्पष्ट उसका वर्णन किया है अंतर का। और दंडी के अनुसार वैदर्भी मार्ग में श्लेष, समता, प्रसाद, माधुर्य और सुकुमारता, अर्थ व्यक्तित्व, उजारता, ओज, कांति और समाधि, ये सभी 10 गुण पाए जाते हैं उसमें। तो इन्होंने 10 गुण माने थे। और जबकि गौड़ी में कुछ गुणों का अभाव रहता है, ऐसा इनका मानना था दंडी जी का। तो वैदर्भी मार्ग के प्रमुख तत्व जो हैं वो पद योजना है, कोमल पद योजना में कोमलता हो सकती है, एक रूपता और संलिष्टता हो सकती है, अर्थ की स्पष्टता है, परिपूर्णता और भावों की स्वाभाविकता, ये सभी उसकी विशेषताएं रही, उसके प्रमुख तत्व रहे हैं। तो इन सभी मतों को अगर हम देखें तो इनके जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आ रहे हैं वो यही है कि रीत के लिए मार्ग शब्द का उस समय प्रयोग किया जाता था और 2 प्रकार के मार्ग प्रचलित थे, वैदर्भी और गौड़ी। और वैदर्भी को गौड़ी की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता था और रीत का आधार गुण माना जाता था। और वैदर्भी मार्ग में समस्त 10 गुणों की सत्ता मानी जाती थी। नीलम जी गुड मॉर्निंग। जबकि गौड़ी में कुछ गुणों का अभाव माना जा सकता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो रीत के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग होता था और इसके 2 मार्ग यानी काव्य रीतियाँ प्रचलित थी, और वैदर्भी और गौड़ी, जिनके अभी हम और भी थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये है क्या, ये रीत के भेद हैं। तो वैदर्भी मार्ग में पद योजना में कोमलता रहती थी, मधुरता, भावों की स्वाभाविकता, रमणीयता, ये सब, और अर्थ की स्पष्टता, तो ये सभी उसके तत्व थे। जबकि गौड़ी मार्ग में क्या होता था, कठोर एवं समास बहुल भाषा हो गई और अनप्रास युक्त और आडंबरपूर्ण रचना लिखी जाती थी, अतिशयोक्तपूर्ण रचनाएं लिखी जाती थी गौड़ी में। तो चलिए देखते हैं रीत के भेद। तो रीत के 2 भेद हैं, वामन जी ने 3 किए हैं वैसे तो वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली इन्होंने 3 भेद किए हैं। तो तीनों को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। वैदर्भी रीत क्या है, तो इसमें माधुर्य व्यंजन वर्णों की योजना की जाती है जो श्रुति मधुर और संगीतात्मक होते हैं। तो जैसे मम्मट जी हैं, उन्होंने मूल में केवल माधुर्य गुण को ही स्वीकार किया था। तो वैदर्भी रीत से एक बिहारी जी का दोहा बहुत प्रसिद्ध है कि रस श्रृंगार मंजन किए, कंजन भंजन दैन और अंजन रंजन हूँ बिना और खंजन गंजन नैन। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है ये दोहा। तो ये वैदर्भी रीत से ही लिखा गया था। तो जैसे आप समझ सकते हैं, ललित पद योजना के कारण ये श्रृंगार और करुण हास रसों से की अभिव्यक्ति इसमें ही की जाती है। और वामन जी ने इसमें श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सकुमार, अभिव्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि, ये सभी 10 गुणों का समावेश किया है। और अगर गौड़ी रीत की बात करें तो गौड़ी रीत में ओजपूर्ण वर्णों की योजना की जाती है और संयुक्त वर्ण से टा, शा, सा, इन सभी वर्णों की बहुलता मिलती है हमें। और जैसे पद योजना अगर हम इसकी देखें तो पद योजना दीर्घ समासों से युक्त होती है और परस वर्णों के कारण ये रीत वीर कह सकते हैं आप, विभत्स और रौद्र और भयानक रसों से ये उपयुक्त मानी जाती है। तो इसके बारे में भी एक वो देख लेते हैं, एक पंक्तियाँ कुछ, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बोला ही जो जय जय, मुंड मुंड रुंड प्रचंड सिर बिन धा वहीं, और खप्पर ही खंग अजिल अलुज जुझल क्या है जुझछी और सुभट बटन दहा वहीं। तो ये
था, कुछ दो शब्द थोड़े से अलग से हटपटे से एकदम से, तो ऐसे प्रयोग इसमें किए जाते थे गौड़ी रीति में, और जबकि वैदर्भी में बिल्कुल सरस और संगीतात्मक और शुद्ध मधुर रचना होती थी। अब एक और देख लेते हैं पांचाली रीत क्या है। तो माधुर्य और कुमार गुणों से युक्त, गाढ़ बंध से रहित, शिथिल पद वाली वह रचना जिसमें लघु समासों का प्रयोग किया गया हो पांचाली रीत कहलाती है। तो यानी ये वैदर्भी और गौड़ी के बीच की रीति है। तो पद योजना यथा संबंध या तो कोमलता ली रहती है, तो इसलिए मम्मट जी ने इसे कोमल वृत्ति कहा है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा, उन्होंने कोमल वृत्ति इसको ही कहा है। और बाकी इसमें दूसरा मूल गुण जो है वो प्रसाद होता है। तो पद्माकर जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध छंद है कि रात न सुहात प्रभात आली, रात न सुहात प्रभात आली, और जब मन लाग जात काहू निर्मोही सो। तो आप समझ सकते हैं ये पांचाली रीत में लिखा हुआ है। और बामन जी ने उनके अनुसार वैदर्भी रीत में सभी गुण होते थे, जबकि गौड़ी में उन्होंने केवल 2 गुण माने, ओज और कांति विद्वान होते थे उनके अनुसार। और पांचाली में भी वो केवल 2 ही गुण मानते थे, माधुर्य और सकुमार्य। तो ये हमें इनका ध्यान रखना है। तो इन तीनों रीतियों के भीतर काव्य इस प्रकार समाविष्ट हो जाता था कि जिस प्रकार रेखाओं के भीतर चित्र हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर रूप से काव्य रचना निकल कर आती थी। और बामन जी ने वैदर्भी रीत को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि इसमें सभी 20 गुण विद्यमान रहते हैं। तो ये जाहिर सी बात है ये विशिष्ट ही होगी। तो इसलिए वो रीत को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। तो सभी ने अपने अपने उसको स्वीकार किया ही है। तो बामन जी ने वैदर्भी रीत में सभी गुणों का समावेश मानकर उसको इस प्रकार से इसे सर्व गुण संपन्न हम कह सकते हैं। उन्होंने कह दिया, बिल्कुल सभी गुण उसमें सम्मिलित थे, तो उन्होंने इसको सर्वगुण संपन्न कह दिया है। और यहाँ पे हम ज़्यादा गुण डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आगे शब्द शक्ति में काव्य गुण और काव्य दोष करके एक हमारा टॉपिक है, तो उसमें भी हमें पूरा डिस्कस करना है। माया जी गुड मॉर्निंग। तो बस इतना ध्यान रखें कि जो परवर्ती आचार्य थे, आचार्य आनंदवर्धन की हो, चाहे मम्मट हो या विश्वनाथ, उन्होंने भी इसी आधार पर बामन की मान्यताओं का खंडन भी किया था कि बामन ने रीत सिद्धांत में सबसे बड़ी शिथिलता रही है, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि इसमें सर्वगुण संपन्न कदापि नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि संभव है लेकिन संभव नहीं हो सकता। तो यही एक कमी रह गई है, बाकी तो सब सही है। तो वैदर्भी रीत की श्रेष्ठता है, तो ये ध्यान रखें। अगला देखते हैं काव्य शास्त्र में रीत विवेचन का इतिहास क्या रहा है। तो सभी विद्वानों के हम इसके अंतर्गत मत देखेंगे, उन्होंने क्या क्या कहा है। तो रीत सिद्धांत का खंडन और इसका प्रतिपादन उसके तुरंत बाद से होने लगा था। जब इसका निर्माण हुआ तो इसके तुरंत बाद से इसका खंडन भी किया जाने लगा। जब इसका प्रतिपादन हुआ उसके तुरंत बाद तो आचार्य बामन के परवर्ती आचार्यों ने बामन जी का ये जो मत था, तो रीत सिद्धांत था, उसका अनुमोदन और अनुकरण नहीं किया। और कई आचार्यों ने तो उनका उपहास भी किया था। तो जैसे कि उदाहरण हम देख सकते हैं, कुंतक जी ने रीत को व्यर्थ एकदम से लिखा था। तो लिखा था कि तदल मनेन निस्सार वस्तु परमल बेसस्नेन। तो यानी अजी हटाओ भी, कौन रीत जैसी निस्सार वस्तु के साथ अपना दिमाग खपाए। तो इस तरह से उन्होंने कहा था। तो इसी प्रकार से जैसे ध्वनवादी आचार्य जो है आनंदवर्धन, उन्होंने भी यही कहा था कि रीत का उपहास ही किया था। उन्होंने भी कि जो लोग ध्वनि जैसे अवर्णीय काव्य तत्व को समझ सकने में असमर्थ हैं, उन्हीं लोगों को काव्य शास्त्रीय जगत में रीतियाँ चला दी जाती हैं। तो उन लोगों द्वारा ही काव्य शास्त्रीय जगत में रीतियाँ चला दी जाती थी, ऐसा आचार्य वर्धन जी ने कहा है, आनंदवर्धन जी ने। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध हो सकता है, या सभी सहमत नहीं थे, क्योंकि सबने उपहास ही किया। तो रीत का खंडन करने पर भी कुछ परवर्ती आचार्य थे, उन्होंने रीत को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया, भले ही उसका नामकरण किसी और रूप में क्यों ना किया हो, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया। तो यहाँ पे हम कुछ विद्वान देख लेते हैं। जैसे पहला है आचार्य कुंतक का मत। तो इन्होंने वक्रोक्ति को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य कुंतक ने रीत को अर्थ में
स्वीकार नहीं किया है। तो हमने जैसी बात की थी कि उस रूप में चाहे स्वीकार ना किया हो, लेकिन स्वीकार तो किया है अलग अलग रूप में। तो उन्होंने अर्थ में इसको स्वीकार नहीं किया है, और इन्होंने ऐसा नहीं कहा, और इन्होंने वामन को अभिप्रेत था, जो जैसे वामन जी ने जो कहा था उससे ये सहमत नहीं थे, इसलिए इन्होंने रीत को एक नई दिशा प्रदान की और उसे कवि के स्वभाव से संबद्ध माना। तो इन्होंने जो कुछ सुझाव दिए थे, इनके भी कुछ अलग अलग सुझाव दिए, जैसे सुकुमार मार्ग, इसे ये वैदर्भी रीत है, नाम अलग कर दिया है लेकिन है वही चीज़। विचित्र मार्ग कहा था गौड़ी रीत को, और मध्यम मार्ग कहा था पांचाली रीत को। तो इन्होंने ये नाम सुझाए थे। तो इस प्रकार से ये कहना संगत नहीं होगा कि कुंतक भी रीत की उपेक्षा नहीं कर सके, और किसी न किसी रूप में उसके महत्व को उन्होंने भी स्वीकार किया है, और ये ही रीत को मार्ग कहते थे। तो ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, मम्मट द्वारा रीत विवेचन। तो आचार्य मम्मट ने रीत को व्रत का पर्याय मानते हुए इसे वृत्यानुप्रास नामक शब्दालंकार के अंतर्गत निरूपित किया, और वामन के द्वारा निर्दिष्ट गुणों का निर्ममतापूर्ण खंडन किया। तो ये आप कह सकते हैं निर्ममतापूर्ण ही खंडन था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि व्रत नियत वर्ण गतो रस विषयो व्यापारः। तो ये एक उनका कहना था, यानी नियत वर्णों का रस विषय व्यापार रीत है। तो उन्होंने 3 वृत्तियां और 3 ही गुण माने हैं। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो ये है उनका वर्ण गुण की रीत का भेदक मानते हुए उन्होंने केवल 3 गुण माने हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण माने हैं, इनकी मान्यताएं दी हैं। और जबकि 3 वृत्तियां उन्होंने स्वीकार की हैं, उपनागरिका, परुषा और कोमला। तो उपनागरिका वृत्ति क्या है आप सोचेंगे, तो उपनागरिका में ये है कि ओज गुण के, जिसे वामन जी ने वैदर्भी रीत कहा है, सेम वही है, और उसे ही मम्मट जी ने उपनागरिका वृत्ति कहा है, और जैसे आचार्य कुंतक जी ने उसको सकुमार मार्ग कहा है। तो हमने नाम इन लोगों ने चेंज कर दिए हैं अपने अनुसार। तो ये जो माधुर्य गुण से ये उक्त होती थी उपनागरिका, और श्रृंगार रस, करुण रस, इन सभी कोमल रसों का इसमें उपकार रहता था। बाकी परुषा की बात करें तो परुषा वृत्ति जो है, इसमें ओज गुण के व्यंजक वर्णों से युक्त रचना को मम्मट जी ने परुषा वृत्ति कहा है। तो इसे वामन के अनुसार गौड़ी रीत कहा जाता था। तो अब वही विशेषताएं हैं, हम समझ चुके हैं पहले। और कोमला जो है, कोमल वृत्ति, तो कोमला वृत्ति जो है ये प्रसाद गुण से युक्त रचना को ही पांचाली रीत कहा जाता था। तो वही है इसकी विशेषता। तो अगला देख लेते हैं, आचार्य विश्वनाथ द्वारा किया गया रीत विवेचन। तो विश्वनाथ जी ने विवेचन जो किया है उसमें साहित्य तर्पण के रचयिता हैं, और इन्होंने रीत को पद संगठना का नाम दिया। तो सभी ने अपना अपना नाम दिया, तो इन्होंने पद संगठना दे दिया नाम, और लेकिन इन्होंने ऐसा कहा कि ये काव्य की आत्मा नहीं है। तो उनके अनुसार पद संगठना रीति अंग संस्था विशेषवत उपकी रसादी नाम। तो ये उपकर्त्री होना चाहिए, उपकर्त्री। तो यानी रीत तो पद संगठना मात्र है, वह काव्य का रूप स्वरूपात्म नहीं है, आप ऐसा मान सकते हैं, ऐसा इनका अर्थ है। बाकी केवल शरीर के अंगों की बनावट के समान शब्दार्थ रूप काव्य शरीर का उपकार करती है। एक बार सही चीज बता दूं कि रीत तो पद संगठना मात्र है, वह काव्य का स्वरूपाधक तत्व नहीं है। केवल शरीर के अंगों की बनावट के समान शब्दार्थ रूप काव्य शरीर का उपकार करते हुए काव्य की आत्मा रस का प्रकांतर से उपकार कर देती है। तो ऐसा विश्वनाथ जी का मानना था। अब एक और मत देखेंगे आनंदवर्धन जी का। तो आनंदवर्धन जी ने जैसा कि इसका उपहास किया था, तो इन्होंने भी रीत पर विचार किया है, और पद संगठन नाम देकर उसका मूल आधार समास को ही इन्होंने माना था, और ये गुणों पर अवलंबित मानते थे और रसों को अभिव्यक्त करती है, ऐसा इनका मानना था। तो आनंदवर्धन जी ने अपना मत दिया है। तो ये सभी अगर हम मत देख रहे हैं तो हमने यही समझ में आया है कि आचार्यों ने वामन के रीत सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया था, और वो किसी न किसी प्रकार से उसकी उपेक्षा ही करते थे, उपेक्षा नहीं कर सके, क्योंकि
उन्होंने किसी न किसी तरह से इसको प्रयोग तो किया ही, जैसे आनंदवर्धन जी ने भी इसको माना ही है। तो रीत भले ही काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, लेकिन उसका महत्व बहुत है। तो चलिए अब देख लेते हैं रीत एवं शैली। तो वैसे काव्य गुण भी मैं चाहती थी आज डिस्कस कर लूँ, लेकिन जब उसमें काव्य गुण अलग से ही दिए गए हैं तो तभी हम डिस्कस कर लेंगे, जिसमें शब्द गुण, अर्थ गुण, उभय गुण है, तो डिटेल में हो जाएंगे डिस्कस। तो रीत को पाश्चात्य काव्य शास्त्र में ही शैली कहा गया, यानी स्टाइल तत्व कहा जाता है। और प्राचीन ग्रीक आचार्य प्लेटो ने शैली के 3 भेद किए थे, सहज, सरल और विचित्र और मिश्र। तो ये इन्होंने 3 इसके भेद किए थे। और अरस्तु जी ने भी शैली के 2 गुण बताए थे, जो कि स्पष्टता और औचित्य हैं। तो वो यहाँ दिए नहीं गए हैं, लेकिन आप इसे याद रख सकते हैं। तो उन्होंने स्पष्टता और औचित्य बताया था। और भी विद्वान थे, और एक अलग स्थान पर उन्होंने ये बताया था कि शैली के 4 दोष भी होते हैं। तो जैसे समासों का अधिक प्रयोग और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग, दीर्घ और अनुपयुक्त अधिक विशेषताओं का प्रयोग और अनुपयुक्त रूपकों का प्रयोग, ये 4 उन्होंने इसके दोष भी बताए थे शैली के। और अगर रोमन विद्वान सिसरो की देखें तो उन्होंने भी शैली के 4 आधारभूत तत्व बताए हैं: उपयुक्त शब्द रचना, स्पष्टता, सामंजस्यपूर्ण पद रचना और वर्ण गुम्फ। तो वर्ण गुम्फ से आप कंफ्यूज ना हो, वर्ण गुम्फ यानी स्वर और व्यंजनों की मधुर योजना। तो ये इसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, तो स्वर और व्यंजनों की मधुर योजना। तो और आगे चल के जो डायोनिसियस ने भी शैली के 3 प्रमुख तत्व बताए थे: शुद्धता, स्पष्टता और समास का उल्लेख किया था। तो हमने यहाँ पे इतना सब कुछ दिया नहीं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन शायद नहीं आया है अभी तक, शायद क्या आया ही नहीं है। तो मुख्यतः बस इतना समझ लें कि रीत और शैली में जो अंतर है वो यही है कि रीत के भेद किए जा सकते हैं पर शैली के भेद नहीं किए जा सकते हैं। रीत विषय सापेक्ष है, जबकि शैली जो होता है वो व्यक्ति सापेक्ष होता है। और रीत में पाठक की दृष्टि को प्रमुखता मिलती है, शैली में रचयिता की दृष्टि को प्रमुखता मिलती है। तो आप ये विशेषताएं अगर ध्यान रखेंगे तो आप समझ सकेंगे। और रीत परंपरा का प्रतीक है, जबकि शैली जो है वो स्वच्छंदता का। अब देखते हैं रीत की प्रमुख स्थापनाएं क्या हैं। तो अलंकार संप्रदाय की अपेक्षा रीत संप्रदाय अधिक विकसित संप्रदाय है। और काव्य का मूल रूप क्या है, इसकी विवेचना रीत संप्रदाय में अधिक तार्किकता से की गई है। और वामन ने रीत संप्रदाय के अंतर्गत गुणों के विवेचन द्वारा अलंकार से उनका पृथक दिखलाया है। तो ये सब कुछ इसकी स्थापनाएं रही हैं। और पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र की बात करें तो उसमें भी रीत को शैली कहा गया है, और इसी काव्य में 4 तत्वों में से एक माना गया है, तो उन्होंने भी स्वीकार किया है। तो इस शैली को भी लेखक से के व्यक्तिगत से संबंधित मानते थे, व्यक्तित्व से संबंधित मानते थे। बाकी अलंकार संप्रदाय की अपेक्षा इस संप्रदाय में आलोचक की गहरी दृष्टि और पैनी है। और ये कुछ विशेषताएं। बाकी अगर हम बात करें रीत काव्य की आत्मा है, तो वामन जी ने ऐसा माना है कि रीत आत्मा काव्यस्य। तो यानी रीत की आत्मा, रीत जो है वो काव्य की आत्मा है। लेकिन और जो परवर्ती काव्यशास्त्री थे उन्होंने काव्यात्मा के रूप में इसको स्वीकार किया ही नहीं। तो चाहे वामन के टीकाकार जो थे गोपेंद्र, और एक अन्य आचार्य थे अमृतानंद, तो अमृतानंद योगी, तो उन्होंने भी अपने ग्रंथ अलंकार संग्रह में रीत को काव्यात्मा के रूप में स्वीकार किया था। बाकी से जो भी आचार्य थे उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, यानी वामन जी ने और गोपेंद्र जी ने और अमृतानंद जी ने, इन्हीं 3 लोगों ने स्वीकार किया था, बाकी सब ने काव्यात्मा नहीं स्वीकार किया था। तो रीत काव्य का अंतरंग तत्व होते हुए भी वर्ण शैली ही है एक, जबकि वर्ण शैली की अपेक्षा वर्ण विषय पर महत्व सदैव अधिक रहता है। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। रीत से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने बता दी। तो आप बस इतना ध्यान रखें इनकी क्या विशेषताएं रहती हैं, जैसे गौड़ी और वैदर्भी, पांचाली, इनमें इनकी क्या विशेषताएं, ये ध्यान रखें। इन्हें किन भागों में बांटा गया है, किसने क्या कहा है, बस इतना ध्यान रखें। तो वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा आज का टॉपिक था रीत सिद्धांत। अगर उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और आप हमसे अन्य माध्यमों पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है मैजिकल स्टडी ग्रुप नेम से, और टेलीग्राम चैनल है मैजिकल स्टडी नेम से।
और हमारा ईमेल एड्रेस है magicalstudy.email@gmail.com। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।